प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम अपने शीर्षक टेंस के विषय में जानकारी ले रहे थे। आपको इन दिनों के दौरान प्रेजेंट टेंस के चारों भाग मैंने आपको करवा दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सभी टेंसों की आपको मैंने पहचान हिंदी में लिखवाई। हिंदी में पहचान के आधार पे आप वाक्य को पहचान के हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आपने सीखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज हम टेंसों के अंतर्गत ही आपको आज पास्ट टेंस के विषय में जानकारी देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से आज हम पास्ट टेंस शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार से पास्ट प्रेजेंट टेंस के चार भाग हुए, उसी प्रकार से आपके पास्ट टेंस के भी चार भाग होंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, गई, गए आदि दिया हो, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में भी चार प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार भाग हुए थे, चार भागों में हमने सेंटेंसों को बांटा था, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सेंटेंसों को हम चार भागों में बांटेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम होता है, जब वाक्य हिंदी में दिया हो, साधारण वाक्य दिया हो, तब आपको उस साधारण वाक्य की अंग्रेजी में रचना किस प्रकार से करनी है, ये आपका रूल दिया। इन वाक्यों में भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया होगा, उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी होगी। जितने भी आपके टेंस हैं, सभी टेंसों में पास्ट टेंस महत्वपूर्ण होता है। इस टेंस के आधार पे ही आप कोई कहानी लिख सकेंगे। पत्र भी लगभग पास्ट में ही लिखे जाते हैं, निबंध लगभग पास्ट में ही लिखे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी भाषा के लिए पास्ट टेंस बहुत महत्वपूर्ण टेंस होता है। प्रिय बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, उसकी रचना किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, जो सब्जेक्ट दिया हो वो सब्जेक्ट आपको लिखना। उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी, क्रिया सेकंड फॉर्म में आएगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी टेंसों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस ही होता है जिसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य किसी भी टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस ही क्रिया की सेकंड फॉर्म से बनता है। इसका साधारण वाक्य जैसे शेर जंगल में
रहता था। शेर जंगल में रहता था। हमने आपको पहचान लिखवाई कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था की थी ते थे हो या गया गई गए हो, वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बच्चों वाक्य हमने आपका लिख दिया, वाक्य के अंत में ता था दिया, इसलिए जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ने के बाद जब वाक्य के अंत में पहुंचेंगे तो हमको ता था यदि मिले तो वाक्य के अंत में यदि ता था है तो आपको पहचान लेना चाहिए कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वाक्य को हम नियम के आधार पे सॉल्व करेंगे, नियम के आधार पे इस वाक्य की रचना करेंगे। सबसे पहले वाक्य में क्या दिया? सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट क्या है वाक्य में? शेर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना बच्चों? शेर की अंग्रेजी। शेर की अंग्रेजी हमने लिख दी। उसके बाद में आपको क्या करना? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी। वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहना की अंग्रेजी लिव। लिव की सेकेंड फॉर्म लिव। कहाँ? इन द जंगल। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके वाक्य की रचना हो गई। वाक्य के अंत में ता था दिया था। वाक्य आपका साधारण वाक्य है। पहले कर्ता दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद में वर्ब दी। इस प्रकार से हमने इस वाक्य को पहचान लिया कि ये वाक्य साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं वो मैंने आपको नियम लिखवा दिया। इस नियम के आधार पे साधारण वाक्य की रचना हो जाएगी। ये वाक्य आपका बन गया। जैसे शेर जंगल में रहता था, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। वाक्य में सब्जेक्ट शेर है। उसके बाद आपको क्रिया लिखनी। क्रिया क्या थी? रहना। रहना की अंग्रेजी लिख दी, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में करना है आपको, तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना। हमने आपको ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसलिए वाक्य की रचना हो गई। द लायन लिव्ड इन द जंगल, या इसको आप फॉरेस्ट भी लिख सकते हो। ये वाक्य की आपकी रचना हो गई। इस प्रकार से बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य बनता है। उसके बाद इसी टेंस के अंतर्गत इसका दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है, या उसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो वो वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाता है। इसका वाक्य बनाने का नियम जो है वो सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, क्या बच्चों? डिड। डिड के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में डिड का प्रयोग हुआ हो उसमें क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, क्योंकि डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है।
प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में ही क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बाकी क्रिया सभी में, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, क्योंकि नेगेटिव में भी आपको डिड का प्रयोग करना होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें भी आपको डिड का प्रयोग करना होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होगा। जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया हमेशा सेकंड फॉर्म में ही आती है, क्योंकि डिड के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब वाक्य में लिख रहा हूं, तुम पिताजी के साथ घर में नहीं रहते हो। सॉरी, तुम पिताजी के साथ घर में नहीं रहते थे, क्योंकि वाक्य के अंत में ता था टी थी ते थे ही आएगा। वाक्य की रचना करते हैं नियम के आधार पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका चाहे वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, इसलिए हर सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का प्रयोग करना है नकारात्मक वाक्यों में। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, तुम की अंग्रेजी लिख दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद बच्चों नियम में क्या है, नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बच्चों इस वाक्य में वर्ब क्या है, रहना। रहने की अंग्रेजी लीव। वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, घर में, इन द हाउस। उसके बाद पिताजी के साथ, तो साथ के अर्थ में बच्चों विद का प्रयोग होता है, ये विद प्रीपोजिशन है। साथ के अर्थ में आप विद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसके साथ, पिताजी के साथ, तो पिताजी की अंग्रेजी यहाँ पे लिख दो। ये वाक्य की रचना हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, साथ के अर्थ में हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कहीं पर भी अगर साथ दिया है तो उसमें प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि साथ के अर्थ में विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग अन्य स्थितियों में भी होता है, जब हम किसी वस्तु का प्रयोग किसी भी यंत्र के रूप में करते हैं तब भी आपको विद का ही प्रयोग करना है। तो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग हमेशा इस प्रकार से होता है बच्चों, जब किसी के साथ में आप हो तो हमेशा विद का प्रयोग करना, या वाक्य में कहीं पर भी साथ के अर्थ साथ दिया है तो साथ के अर्थ में हमेशा विद का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य देखना, मैं शेर को बंदूक से नहीं मारता था। ये वाक्य दिया बच्चों, इसमें भी देखो नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ, इसलिए ये वाक्य भी नकारात्मक वाक्य है। इसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उसके बाद में आपको नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बच्चों इसमें, मारना। मारना की अंग्रेजी किल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट शेर को, टू लॉयन, उसके बाद में किससे, बंदूक से। तो इसमें भी बच्चों विद का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें बंदूक का प्रयोग किसी यंत्र के रूप में किया जा रहा है, इसलिए इसमें प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, ये नकारात्मक वाक्य इस तरीके से बनते हैं। आप नियम के आधार पे नियम को लागू करते जाओ हिंदी के वाक्य में और आपका सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस की रचना हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंटेंस हम इस नियम के आधार पे बनाएंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था था थी थे दिया हो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है मैंने आपको नियम लिखवा दिया। सिंपल के बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसका मैंने आपको नियम लिखवा दिया। इस नियम के आधार पे आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस को आप नियम के आधार पे बना देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इस टेंस में भी दो प्रकार के होते हैं। हर टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के ही होंगे। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तब आपको इस नियम के आधार पे प्रश्नवाचक वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना अन्य टेंसों की भांति। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में उस वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में बच्चों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसमें दूसरे टाइप का होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तब आपको क्या करना, अन्य टेंसों की भांति इस टेंस में भी जैसे अन्य टेंसों में आप करते हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तब आप नियम क्या लिखवाए हैं आपको, वही नियम इसमें लागू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है। WH वर्ड की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी के बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डी। उसके बाद में वाक्य जो लिखा नियम ऊपर वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है वही नियम इसमें आगे पूरा जुड़ जाता है। डिड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस हो गए प्रश्नवाचक वाक्य के। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आपको इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करनी, और जब दूसरा इसमें होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करनी है। इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनकर के तैयार हो जाएगा। इन नियमों को आप लागू करते जाओ, आपका वाक्य अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ी, ये वाक्य आपका दिया। मैंने आपको पहचान में लिखवाया जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था तीथी थे थे गया गई गए, इसमें क्या दिया? पढ़ी। इसलिए ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है। नियम को देखना बच्चों, सबसे पहले नियम में क्या दिया? हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरुआत में करना है जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तब सबसे पहले आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, क्योंकि वाक्य के अंत में पढ़ी या ई ए। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद आपको क्या लिखना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में क्या दिया? तुम। तुम की अंग्रेजी यू। अंग्रेजी, क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ी? तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? रीड। आगे ऑब्जेक्ट क्या दिया? अंग्रेजी। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य की रचना हो गई। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तब सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जैसे वाक्य दिया राजा ने आज हिंदी क्यों पढ़ी? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस वाक्य में बच्चों इस वाक्य को पढ़ना, राजा ने आज हिंदी क्यों पढ़ी। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया, इसलिए आपको दूसरे नियम को इस वाक्य में लागू करना। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको लिखनी। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? हिंदी। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज दी हो उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो। एक्स्ट्रा चीज इसमें आज दिया, इसलिए आज को लास्ट में लिख दो। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। तो बच्चों इस प्रकार से आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के उनके नियमों को लिखवा दिया। उनके नियमों के आधार पे दोनों प्रकार के वाक्य अपने अपने नियम के आधार पे बन जाएंगे। इस प्रकार बच्चों आज हम इतना ही। इसके बाद जो टेंस अगला होगा, जो सेंटेंस अगला है, उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।